नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है सिलेबस या पाठ्यक्रम। एक विद्यार्थी का सिलेबस कैसे तैयार कराया जाए या एक विद्यार्थी अपना सिलेबस कैसे तैयार करे जिससे कि परीक्षा देना आसान हो सके। आइए हम उन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैं सीधे पाठ्यक्रम पर चलता हूं। जो हमारा सिलेबस है, कोई भी विद्यार्थी हो, वह चाहे यूपीएससी का परीक्षा दे रहा हो, चाहे वह एकदम सामान्य ग्रुप डी लेवल का परीक्षा दे रहा हो, हर विद्यार्थी को इन विषयों का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, राज्य व्यवस्था हुआ, साइंस हुआ जिसे हम विज्ञान कहते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी हुआ एवं समसामयिक करंट अफेयर हुआ। इनका सामना हर विद्यार्थी को करना ही पड़ता है। साथ ही साथ हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, रीजनिंग हुआ, ये ऐसे विषय हैं जो हर परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि यूपीएससी का 28 मई को एग्जाम हुआ है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हुए, रैंक होल्डर हुए हैं, लेकिन वो इस बार का प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीजन क्या था? सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो परीक्षा हुआ उसमें एक्सेस विद्यार्थी परास्त हुए हैं जो स्वयं में एक पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हम अपने सिलेबस पर निरंतर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं या उस पर प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है। अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। जितने भी विषय का मैंने आपसे चर्चा किया, उन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें जिससे कि आपको परीक्षा देना आसान लगे। आइए दोस्तों, सीधे हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम का। जैसे मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा किया, इतिहास के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आपका है आधुनिक इतिहास और चौथा आपका है विश्व का इतिहास। चारों इतिहास का संबंध हमारे परीक्षा से रहता है, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे हैं जैसे कि आपका मॉडर्न इंडिया हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया। यहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्मार्टनेस दिखाइए, रेगुलर रहिए, पेशेंस मत खोइए, निरंतर आप सफल होंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जब हम आपसे चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे या हमारे टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इतिहास पर आपकी पकड़ मजबूत हो। इतिहास संबंधी प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में हमारा हम ध्यान देंगे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को अर्थात भारत के संविधान को पढ़ने के साथ साथ हम अन्य देशों के संविधानों के बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। विचारक, भारतीय विचारक, इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न पाश्चात्य विचारक, इनके भी सिद्धांतों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनको भी हम समझेंगे, जैसे न्याय क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है। इन सिद्धांतों को भी हम समझेंगे, पढ़ेंगे, यहां से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों एक आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। हमारे राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध कैसा है, ठीक है, उन संबंधों को भी हम समझेंगे, वहां की नीतियों को, वहां के कानूनों को, वहां की व्यवस्थाओं को भी समझेंगे और जहां तक हो सकेगा उसे हम फॉलो करने की प्रयास करेंगे, जहां तक हो पाएगा। अगला विषय हमारा दोस्तों है अर्थव्यवस्था। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सी परीक्षाएं होती है जहां पे अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब चूंकि जहां से प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं, क्यों ना उसको तैयार कर लिया जाए। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी चूक नहीं करना है, इसको तैयार करना ही करना है। अर्थव्यवस्था में एक और टॉपिक आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, उस संदर्भ में जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं उन पर फोकस करिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए। तीसरा टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का है कृषि एवं पशुपालन। क्योंकि हमको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि की महत्ता है, तो कृषि से संबंधित प्रश्न ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना हो, जरूर रहता है। जहां से प्रश्न बन रहे हैं उन टॉपिक को आप अवश्य पढ़ें और पूरा फोकस करके पढ़ें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों भूगोल की। भूगोल हमारे पास 2 है, एक है भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात मान लीजिए, विश्व का भूगोल आप सबसे पहले पढ़िए। जो विद्यार्थी विश्व के भूगोल को अच्छे से पढ़ता है
उसके कंसेप्ट को समझ लेता है, आसान उसके लिए बिल्कुल हो जाता है कि वह किसी भी देश के भूगोल को पढ़ लेगा, समझ लेगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है। और विश्व का जो भूगोल है वह कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट क्लियर करता ही करता है। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं आपके विज्ञान की। विज्ञान में 4 पार्ट है। पहला आपका जो पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका है रसायन विज्ञान, तीसरा आपका है जीव विज्ञान, चौथा आपका है कंप्यूटर विज्ञान। क्योंकि तकनीक का जमाना है, टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं, टेक्निकल प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, थोड़ा स्मार्ट बनिए और तकनीकी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। जो तकनीक का प्रयोग कर रहा है वो निश्चित ही सफल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विज्ञान में इन चारों पोर्शन से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप भी इन चारों पोर्शन पर ध्यान दीजिए, अपना फोकस बनाए रखिए, जिससे कि यहां से कोई भी प्रश्न आपसे छूटने न पाए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। यह एक प्रकार का विषय भी इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो दायरा है थोड़ा विस्तृत हो चुका है। क्योंकि पर्यावरण का काम है, हमारा आपका काम है कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें, उसको सुरक्षा प्रदान करें, हमारा परिवेश साफ सुथरा कैसे रहे इसके लिए हम प्रयास करें, साथ ही साथ हमारा इकोसिस्टम अच्छे से काम कर सके इसके लिए हम क्या क्या करें, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, इन सबको भी आपको ध्यान रख के काम करना चाहिए। जब इन पर भी आप फोकस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ही नहीं कोई जहां पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न ना पूछे। जब हमको पता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो क्यों ना उसको तैयार कर लिया जाए। ठीक दोस्तों, ये आपके सिलेबस का अहम हिस्सा होता है। फिर हम बात करते हैं अन्य पाठ्यक्रम की। आपने सुना होगा समसामयिक, करंट अफेयर। आप बहुत से मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया जिस विद्यार्थी का ट्रेडिशनल तैयार है उसके लिए करंट अफेयर बहुत मुश्किल नहीं होता तैयार करना, क्योंकि जिसका परंपरागत जीएस तैयार है उसी से क्या होता है, करंट अफेयर बनता है। कोई भी इशूज होंगे, कोई भी मुद्दे उठेंगे, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन का हिस्सा होगा। तो क्यों ना हम ट्रेडिशन और प्लस करंट अफेयर दोनों को कनेक्ट करके पढ़ें, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, चाहे राष्ट्रीय घटना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। अगर प्रश्न बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक का हिस्सा होगा। तो ट्रेडिशनल जब पढ़ेंगे आप, तो साथ ही साथ उसको आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। फिर बात करते हैं हम अंग्रेजी की। इंग्लिश देखिए हर एक विद्यार्थियों के अनिवार्य है। हम अनिवार्य इसलिए कह रहे हैं, आपको आना चाहिए। ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ आपको आना, लेकिन हाँ इतनी आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए कि आप समझ सकें कि हाँ इंग्लिश में क्या बातें हो रही है, इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सबमिट करना पड़ता है, इंग्लिश में ही जानना होता है, तो इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल अब तो बाइलिंगुअल हो गया है, दोनों लैंग्वेज में आपको हर जगह दिखाई देता है, चाहे आपका एग्जामिनेशन हो चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, बट हमको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहाँ पे आपसे हिंदी ना पूछा जा रहा हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल अभी हाल ही में हुआ है, भी आने वाले समय में बहुत से ऐसे पुलिस की एग्जाम होंगे, एसआई के एग्जाम होंगे, बहुत से ऐसे परीक्षाएं होती रहती है जहाँ पे हिंदी का काफी ज्यादा योगदान है। यूपी पीसीएस हो चाहे आपका यूपीएससी हो, तो जब हमको पता है कि हिंदी से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो हमें हिंदी भी अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल कुछ छोड़ना ही नहीं है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे आप, अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। फिर हम बात करते हैं गणित की। गणित रीजनिंग का बहुत ज्यादा योगदान है हर एग्जाम में। बेसिक कंसेप्ट होता है मैथ का, बेसिक कंसेप्ट है रीजनिंग का, इन दोनों को आप समझने की फोकस करिए, कोशिश करिए, अब पढ़िए, आप निश्चित ही सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम चर्चा करते हैं पढ़ना क्या क्या है। एक विद्यार्थी को शुरुआत कैसे करना, जो भी प्रारंभ ही कर रहा है तैयारी, उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और जो तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर अभी लगे हुए हैं परीक्षा में वो, तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप 6 से 8 तक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। पूरा विषय, जो भी विषय आपका मैथ हो, चाहे मैथ का हो, चाहे आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, बेसिक इंग्लिश की ग्रामर ही क्यों ना हो, या फिर आपका जो जीएस के जितने पोर्शन हैं, आप अच्छे से 6 से 8 पढ़िए। जब आपके अंदर समझ विकसित हो जाए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होने लगे, फिर आप 9 और 10 को उठाइए। 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आप 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़िए। जब 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी ज्यादा विकास हो चुका रहेगा, आपके दिमाग में आपकी बौद्धिक क्षमता का निर्माण हो चुका रहेगा। ऐसी स्थिति में आप कोई भी नोट्स आप तैयार करेंगे, कोई भी रेफरेंस बुक या प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आए होंगे, आप देखेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं कुछ व्यवहारिक ज्ञान की। एक विद्यार्थी के अंदर कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और जिस विद्यार्थी के अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो जाने उसका जीवन बेकार है।
व्यवहारिक ज्ञान से तात्पर्य यह है कि एक विद्यार्थी प्रशासन की तैयारी कर रहा है, वह प्रशासक बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, है ना, तो आप कोई राजनीतिज्ञ बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई मतलब अच्छे अच्छे पद पे जाए, कोई डॉक्टर बनेगा। आप नैतिक गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में काम नहीं कर सकते, एक अच्छे कर्मचारी के रूप में आप काम नहीं कर सकते, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए व्यवहारिक ज्ञान एक विद्यार्थी के पास होना ही चाहिए, जैसे कि सामाजिक स्तर पे क्या उसका दायरा है, बौद्धिक स्तर पे क्या है, धार्मिक स्तर पे क्या है, पौराणिक स्तर पे क्या है और आध्यात्मिक स्तर पे क्या है। इन सब विषयों का भी ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी के अंदर व्यवहारिक ज्ञान होता है, मुझे नहीं लगता है कि वह समाज में अपने व्यक्तित्व को नहीं संभाल पाएगा। एक अच्छा व्यक्तित्व का वही माना जाता है जो अपने व्यवहारिक ज्ञान को सामाजिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, पौराणिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे लोगों के बीच रखने का प्रयास करता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप तो अपने अंदर व्यवहारिक ज्ञान को भी लाएं, नैतिकता को भी जन्म दें, जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। यही एक छोटा सा सिलेबस था जो हमने आपसे चर्चा किया, और इनको पर आपको अच्छे से काम करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। अनावश्यक किताबों को नहीं पढ़ना है, अनावश्यक टॉपिक को नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए, जो भी परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, प्लस साथ में आपका सिलेबस हो, उससे इंपॉर्टेंट कंटेंट जिससे प्रश्न ज्यादा आए हों उस पर पहले फोकस करिए, जिनसे प्रश्न कम आए हैं उन पर भी फोकस करिए, और दोनों में एक सामंजस्य बना के तैयारी करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। दोस्तों ये तो आज सिलेबस चर्चा हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छोटे छोटे कंटेंट, लगभग 8 से 10 मिनट की हमारी वीडियो हमेशा आपके सामने आती रहेगी। जीएस से संबंधित, जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट हो, हम छोटे छोटे कंटेंट बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट, जिससे आप खाते समय, सोते समय, कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिलेगा, अगर आप वो 8 से 10 मिनट हमारी वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित ही आप फैक्ट आपसे दूर नहीं होगा, आपका जो तथ्य है वो आपसे हमेशा संपर्क बना रहेगा और आप आसानी से कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी तैयार करते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, छोटे छोटे कंटेंट के साथ। और आपसे एक निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, जो कि द बीएनपी इंस्टीट्यूट के नाम से बनाया गया है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका समर्थन ही हमें ऊर्जा देता है, और यही ऊर्जा हम अपने सभी विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मित्रों।